वेलकम दोस्तों। आज की मूवी ट्विस्ट से भरपूर भरी हुई है। यह एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है हार्ट हैक कैंट। तो मूवी की शुरुआत में हमें मीरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो हाई स्कूल में पढ़ती है। वो एक कमरे में झांकती है जहाँ पे युवा नाम की एक सिंगर अपना मेकअप कर रही होती है। तो मीरा उसे अपना नाम बताती है और युवान कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, अंदर आ जाओ तुम। मीरा भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और पूछती है तब कि क्या मेरे पापा यहाँ पे अभी तक आए नहीं है। युवान बोलती है कि तुम्हारे पापा अभी किसी मीटिंग में है, वो जल्दी ही आएंगे। मीरा के पिता, जिनका नाम बेंजामिन है, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि अगर किसी से नफरत करने लगे तो उसे ख़त्म करके ही मानते हैं। खैर, अभी वो क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी है और मीटिंग फिनिश करके वो मीरा और यौन से मिलने के लिए जाता है और उन दोनों को कमरे में साथ में एक दूसरे से बात करते हुए देखकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम दोनों एक दूसरे से बात करने का मौका मिल गया, आखिर हम सब परिवार जो बनने वाले हैं। असल में बेंजामिन की पहली वाइफ यानी मीरा की माँ का देहांत हो चुका है। अब बेंजामिन यूना से शादी करना चाहता है, इसलिए उसने ये मीटिंग अरेंज की थी ताकि यूना मीरा आपस में एक दूसरे को जान सके। तभी मीरा देखती है कि यूना के हाथ में एक बुक है और ये बुक देख के वो यूना से पूछती है आपको ये बुक कहाँ से मिली। तब बेंजामिन उसे बोलता है कि मैंने ही ये बुक मैंने ही दिए है उसको। मीरा पूछती है आपने यौन को मेरी मम्मी की डायरी क्यों दी है। बेंजामिन बताता है कि तुम्हारी मम्मी ने मरने से पहले तुम्हारे बचपन की सब फोटोज इसमें चिपका के रखी है और तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सब का पूरा डिटेल इसमें लिख के रखा हुआ है, तो ये युआन को आगे मदद करेगा। अब मीरा समझ जाती है कि उसके पापा इसके साथ शादी करने वाले हैं, तो वो रोते रोते बोलती है कि कोई भी बुक पढ़ के मेरी माँ नहीं बन सकती है। बेंजामिन भी बेचारा कुछ कर नहीं पाता बिकॉज उसकी बेटी के इमोशंस भी जेन्युइन है। यहाँ से सीधे 1 साल के बाद का सीन दिखाते हैं कि बेंजामिन यूना के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिता रहा है और उसे बहुत ही कीमती डायमंड गिफ्ट वॉच करता है, जिसे पाकर यूना तो बहुत ही खुश हो जाती है। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाम के समय मीरा अपने किसी दोस्तों के साथ किसी क्लब में एंजॉय कर रही होती है। उसके सभी फ्रेंड्स भी वहाँ पे होते हैं। तभी उसके फ़ोन में एक वीडियो आता है जिसमें युआन किसी और आदमी के साथ क्लोज हो रही होती है। मीरा ये वीडियो देख के काफ़ी शॉक हो जाती है और फिर वो युआन को फ़ोन करती है और उसे बोलती है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो आप मुझसे मिलने आइए। अभी इसी वक्त मैं इस जगह पे इस यहाँ क्लब में हूँ, आप यहीं पे आ जाइए। उस वक्त यूना बेंजामिन के साथ ही होती है और वो बताती है कि मीरा मुझसे मिलना चाहती है। तो बेंजामिन बोलता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम दोनों को साथ में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहना चाहिए। मुझे लगता है वो भी तुम्हें समझने की कोशिश कर रही है, तुम भी उसके साथ जाके मिलो और अच्छे से बात करके देखो, शायद इन फ्यूचर हम लोग साथ में रहें और एक हैप्पी फैमिली बन के ही हम लोग रहना चाहते हैं। तो यूना अकेले निकल जाती है क्लब के लिए और वहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि मीरा ने तो हद से ज़्यादा शराब पी रखी है और वो काफ़ी ज़्यादा नशे में है। अभी इन दोनों के बीच में क्या बात हुई ये तो कोई दिखाया नहीं जाता है। अब अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि मीरा और यूना घर के पार्किंग लॉट में खड़ी दिखती हैं और वहाँ पे क्या हुआ है ये कुछ पता नहीं चलता। अचानक हम देखते हैं कि सड़क पे एक कार जा रही है पूरा जिगजैग करते हुए। कौन चला रही है गाड़ी किसी को नहीं पता होता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि न्यूज़ आ रही होती है कि फेमस सिंगर यूना को का मर्डर हो गया है, वो भी उनके घर के पार्किंग लॉट में। तो वहाँ पे एक सरकारी लॉयर होता है जिसका नाम होता है किम, वो तुरंत क्राइम स्पॉट के लिए निकल जाता है। एक्चुअली ये यूना और बेंजामिन की अभी शादी नहीं हुई होती है, लेकिन बेंजामिन तो उसको अपनी वाइफ ही मानता है क्योंकि वो काफ़ी समय से लिव इन में उसके साथ रह रहा होता है। बेंजामिन एक बिजनेसमैन है जो कि पहले ही बताया हुआ है। उसके खिलाफ ना काफ़ी केस होते हैं जो एक सरकारी वकील लड़ रहा होता है जिसका नाम किम होता है। लेकिन आज तक उसे कभी भी बेंजामिन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए वो हमेशा केस हारता रहता है। तो वो सोचता है कि ये तो अच्छा मौका है, वहाँ जाके देखना चाहिए, कुछ सबूत मिल जाए, हो सकता है कि ये मर्डर में बेंजामिन इन्वॉल्व हो। इसलिए वो जल्दी से वहाँ जाता है और वहाँ पार्किंग लॉट पे एक दीवार में एक कील लगी होती है और उसके आसपास काफ़ी खून के धब्बे होते हैं। तभी वो नोट करता है कि पास के सीसीटीवी कंट्रोल रूम को पूरा आग लगा दिया गया है और वो समझ जाता है कि ज़रूर किसी ने फुल प्लानिंग के साथ ये मर्डर किया है कि सीसीटीवी फुटेज भी ना मिले। पार्किंग लॉट में बहुत सारी महंगी कार भी खड़ी रहती है, तो वो सोचता है कि इतनी महंगी कारें हैं, इनका कोई डैश कैम में कुछ तो रिकॉर्ड हुआ रहेगा, तो वो चेक करने का सोचता है। अब हमें पता चलता है कि रात को जो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी जो चला रही थी वो मीरा थी और इसलिए उसको पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है।
बेंजामिन आता है मीरा को जेल में मिलने के लिए और उससे पूछता है, बेटा कल रात को क्या हुआ था, मुझे सच सच बताओ। मुझे लास्ट ये पता है कि यूना तुमसे मिलने आई थी, क्या तुम्हारी यूना के साथ बात हुई, कुछ लड़ाई हुई या क्या हुआ, मुझे सब सब सच सच बताओ। तो वो बोलती है, पापा कल रात को मैं काफ़ी नशे में थी, मुझे इतना भी याद नहीं कि मुझसे यूना मिलने आई थी और क्या हुआ मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बेंजामिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। एक तरफ यूना का मर्डर हो गया है, दूसरी तरफ उसकी बेटी जेल में है। अब जैसे कि पुलिस चेक करती है, यूना के पास लास्ट कॉल मीरा का ही आया था और उसने ही अपने क्लब में उसने वो क्लब में बुलाया था यूना को और लोकेशन भी शेयर किया था। तो अब सारा शक मीरा पे जाता है और वो रात को नशे में भी थी, तो अब तो वो बुरे ही फंसने वाली है। यहाँ बेंजामिन अपनी कंपनी के टॉप लोगों को अपनी बेटी के केस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और इस केस में कैसे उसे बचाया जाए ऐसी तरकीबें निकालने को बोलता है। अभी बेंजामिन का ड्राइवर एक लैपटॉप लेके उसके पास आता है और बोलता है कि ये हमें मीरा के लैपटॉप में गेम्स मिली हैं जिसमें दो कैरेक्टर्स है, एक तो जो यूना की तरह दिखती है और दूसरा है जो मीरा की तरह दिखती है। और यहाँ पे इसमें गेम्स बना हुआ है जिसमें मीरा यूना को किसी न किसी तरीके से कत्ल करती है। तो कंपनी के लोग तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये लीक हो जाएगा तो कोर्ट में तो फैसला वन साइडेड हो जाएगा। बेंजामिन को सजेस्ट करते हैं कि आप ये लैपटॉप को जला दीजिए और ये वीडियो तो बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, नहीं तो पुलिस के हाथ लग जाएगा तो मीरा को हम नहीं बचा पाएंगे। लेकिन बेंजामिन ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि ये वीडियो को लीक करवा दो। और लोग चौंक जाते हैं कि अरे ये कैसा बाप है, अपनी बेटी को कैसे बचाएगा। लोग उसको समझाते भी हैं कि इससे हमारा केस कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन वो मानता नहीं है। वो बोलता है कि मैंने जो कहा है बस वैसा ही करो, इससे हमारे कंपनी का शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा। बेटी जेल में है लेकिन बाप को तो बस तो बिजनेस की ही पड़ी हुई है। अब बताओ बेंजामिन का केस अब कौन लड़ेगा, उसकी बेटी का केस। एक्चुअली बेंजामिन बहुत ही अमीर आदमी है, वो तो बहुत ही बड़ा टॉप लॉयर भी हायर कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, बल्कि एक लीशा नाम की एक लॉयर को हायर करता है। वो बहुत ही नेक और ईमानदार होती है, लेकिन उसको आज तक ज़्यादा केस नहीं मिले होते और वो काफ़ी गरीबी में भी रह रही होती है। केस मिलने के बाद लिसा जेल जाती है, मीरा से मिलती है और पूछती है कि साफ साफ बताओ उस रात क्या हुआ था। मीरा कहती है, देखो उस रात मैंने यूना को फ़ोन करके बुलाया था क्लब में कि मेरे पास क्लब में आओ, मेरे पास आके मिलो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने नशे में काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी, तो मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि मैं उससे मिली थी कि नहीं मिली थी। अब लिसा बेंजामिन से मिलने उसके ऑफिस आती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि वो एक इनोसेंट स्टूडेंट है और उसने कत्ल नहीं किया है। बेंजामिन बोलता है कि आपको मेरी बेटी पर विश्वास है। तो वो बोलती है, हाँ मुझे विश्वास है आपकी बेटी के ऊपर। बेंजामिन उसे ये भी बताता है कि शायद आप जानती नहीं कि यूना से वो काफ़ी नफ़रत भी करती थी और पिछले 1 साल से उसने मुझसे 2 या 3 शब्द ही कभी बात किए होंगे, क्योंकि मैं यूना के साथ शादी करने की सोच रहा था इसके लिए। और वो कॉलेज भी नहीं जा रही है। अब वो क्या करे, पूरा टाइम वो क्लब में अपने दोस्तों के साथ शराब पी के पड़ी रहती थी। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि उसने कत्ल किया है कि नहीं किया है। खैर आप मेरी लॉयर हैं तो आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। फिर वो मीडिया बुलाता है और बोलता है कि मेरी बेटी कातिल नहीं है, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए मैंने बहुत ही काबिल लॉयर को हायर किया हुआ है, इनका नाम लीज़ा है। और लीज़ा की तरफ इशारा करता है। लीज़ा भी रिपोर्टर्स को बोलती है कि सच का पता लगाना ही उसका इकलौता मकसद है और दूसरी ओर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग एनिमेशन के ज़रिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यूना की मौत किस तरह से हुई होगी, मतलब क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो सब सिमुलेट किया जाता है। यूना एक साइड पे खड़ी होगी, तभी एक कार आई होगी, कार ने उसे टक्कर मारा होगा, वो दीवार की तरफ लपक के गिर गई होगी और दीवार के ऊपर एक नील थी जिसके ऊपर उसका सर लग गया और वहीं पे उसका डेथ हो गया और बहुत खून बह जाने की वजह से वो वहीं पे ही मर गई। और ये कार मीरा ही चला रही थी, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि मीरा ही मर्डर है। भले ही उसने जानबूझ के नहीं मारा हो, लेकिन मर्डर तो उसके ही हाथों हुआ है ना। ड्रिंक एंड ड्राइव का भी केस बनता है। अभी हम देखते हैं कि बेंजामिन का ड्राइवर एक दुकान जाकर शटर खोलने की कोशिश करता है और शटर को जैसे ही टच करता है ना, वहाँ का सेंस एक्टिव हो जाता है। दुकान का सिक्योरिटी कैमरा ऑन हो जाता है और कैमरे में लाइव रिकॉर्डिंग में कोई अपने फ़ोन पे देख रहा रहता है। ड्राइवर को भी रियलाइज़ हो जाता है कि कोई तो उसको देख रहा है। फिर वो बेंजामिन को कॉल करके पूछता है कि क्या किया जाए, मुझे लगता है कैमरा ऑन है। ड्राइवर बोलता है कि आगे जाऊं कि नहीं जाऊं मैं। बेंजामिन बोलता है, देखो तुम क्या कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी तक ये सस्पेंस है। अगले दिन कोर्ट में सेशन स्टार्ट होता है जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर
मीरा से सवाल करता है कि उस रात क्या क्या हुआ था, बताओ हमें। अब वैसे तो आप पुलिस को बता चुकी हैं कि आप शराब के नशे में थी और इतना ही याद है, लेकिन अभी आप यहाँ पे बताइए कि क्या हुआ था। तभी किम कहता है, आप शराब पीने से सब कुछ भूल जाती हैं या ऐसा भूलने का एक्टिंग करने के लिए किसी ने आपको कहा है। फिर डिफेंस लॉयर लिसा मीरा के सवाल करती है कि उस रात आपने कितनी शराब पी होगी। मीरा कहती है, बहुत ज़्यादा ही। अच्छा, तो इतनी शराब पीने के बाद आप ड्राइव कैसे कर रही थी? और आप यूजुअली क्लब में पार्टी करती हैं, वहाँ पे अगर आप इतना पीती हैं तो आप घर कैसे आती हैं जनरली? तो वो बताती है कि गाड़ी वो नहीं चलाती, गाड़ी उसका ड्राइवर चलाता है। यूजुअली ड्राइवर ही उसे पिकअप करने आता है, लेकिन उस रात उसे बिल्कुल भी याद नहीं कि गाड़ी वो चला रही थी कि ड्राइवर चला रहा था। लीज़ा जज को बोलती है कि किसी कोई ठोस सबूत नहीं है कि मीरा ने ये मर्डर किया है, बस एक छोटा सा क्लू है कि मीरा ने यूना को एक मैसेज किया था कि भाई आओ, मुझे यहाँ पे मिलने आओ। इसके आधार पे हम किसी बच्चे को हम जेल में नहीं डाल सकते। अब इस पर कोर्ट में बैठे सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हो सकता है मीरा सच बोल रही हो। फिर किम और उसकी टीम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कोर्ट में ही, और फिर वो जज को बोलते हैं कि यूना से नफ़रत करती थी, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि मीरा ने ही उसका कत्ल किया होगा। बट लिसा जज को बोलती है, कोई किसी से नफ़रत करता है इसका ये मतलब नहीं कि उसका मर्डर उसने ही किया है, हमें सही कारण का पता लगाना होगा। किम बोलता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्लब में जब मीरा और यूना मिले थे तो दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ था। इसकी चश्मदीद गवाह है मीरा की एक फ्रेंड, हम उस फ्रेंड को कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। फिर अगले दिन कोर्ट में मीरा की वो फ्रेंड गवाही देने आती है, बोलती है हाँ, यूना और मीरा को मैंने क्लब में देखा था, वॉशरूम में दोनों बातें कर रही थी, मैं वॉशरूम के अंदर थी, इसके लिए मुझे कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, बट दोनों बहुत लड़ रही थी और वो किसी वीडियो के बारे में बात कर रही थी। वो बोलती है मैंने सारी बातें तो नहीं सुनी, बट मुझे 2-3 बातें मैंने उनकी सुनी, जिसमें मीरा यूना को बोल रही होती है कि अगर ये वीडियो का अगर मैंने अपने पापा को दिखा दिया तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तो यूना कहती है बस इतनी सी बात, इसके लिए मुझे इतनी दूर से तुमने मुझे बुलाया है, तुम्हारे पापा को मेरे बारे में सब पता है और उनको कोई दिक्कत नहीं है। तब मीरा उस पर चिल्लाती है, बोलती है कि तुम मेरे पापा की बीवी तो बनोगी लेकिन तुम कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। उसके बाद दोनों एक दूसरे में भिड़ जाती हैं और काफ़ी हाथापाई करती है। क्लब के बाउंसर उनको झगड़ा रोकते हैं और मीरा की ड्रेस में का एक मोती भी वहाँ पे गिर जाता है, जो एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश किया जाता है। अब प्रोसिक्यूशन का पक्ष काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और लोगों को लगता है कि यूना के साथ मीरा लड़ी थी, तो देयर चांसेस कि यूना का कत्ल मीरा ने ही किया होगा। और मीरा के फ़ोन में क्या वीडियो था वो भी किम जज को दिखाता है। तो बेंजामिन काफ़ी उदास हो जाता है और बेंजामिन नेक्स्ट डे किम से मिलने आता है और वो उसको बोलता है कि प्लीज़ ये यूना वाला वीडियो ना आइंदा से आप कभी भी प्ले ना करें कोर्ट में, मैं उससे प्यार करता था। तो किम बोलता है, मुझे लगा आप बोलेंगे कि आपकी बेटी के लैपटॉप में जो वीडियो मिला है उसको नहीं कभी चलाऊँ मैं। ये तो आप अपनी मरी हुई एक्स गर्लफ्रेंड को आप ज़्यादा भाव दे रहे हैं। जिस लड़की ने आपको धोखा दिया आप उसकी इमेज की फ़िक्र कर रहे हैं कि उसका वीडियो कहीं केस में ज़्यादा चल ना जाए, लोग उसको ज़्यादा देख ना ले। फिर भी वो किम हाँ बोल देता है बेंजामिन को और बोलता है ठीक है, जैसा आप कहें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निशा के घर पे उसकी एक फ्रेंड आई हुई होती है जो यूना के सोशल मीडिया पोस्ट स्टेटस सब कुछ फ़ोटोज़ देख रही होती है, जिसमें यूना एक केबल वाले के साथ होती है जिसका नाम शंग होता है। असल में शंग एक सिंगर होता है और यूना का बहुत ही बड़ा फ़ैन होता है। फ़ैन भी छोटा मोटा नहीं, पूरा सिरफिरा ही होता है, हर समय यूना को स्टॉक करता रहता था। तो मीरा का केस में कुछ ना कुछ सबूत तो उसके पास भी होंगे। तो लिशा सोचती है हमें उससे मिलना चाहिए और उसकी दुकान पे जाके, सीसीटीवी की उसकी एक दुकान है, वहाँ पे उसने कुछ ना कुछ तो यूना से रिलेटेड कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके रखा होगा, तो हम जाके वहाँ देखते हैं क्या किसी में कुछ सुराग है क्या। अब हमें पता चलता है कि बेंजामिन का ड्राइवर एक बार किसी दुकान का शटर खोलने की कोशिश कर रहा था, वो शैन की दुकान थी। लिसा उस शैन की दुकान में जाती है लेकिन वो दुकान तो बंद होती है और शैन कहीं आसपास नहीं होता, और उसको फ़ोन करती है लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लगता है। फिर वो देखती है कि दुकान के बाहर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो मतलब शैन दुकान बंद करके भी अपने फ़ोन से नज़र रख रहा है कि उसकी दुकान में कौन आता है कौन जाता है। निशा सोचती है कि वो यही दुकान के बाहर ही वो वेट करेगी। फिर रात भी हो जाती है लेकिन शैन उस दुकान पे नहीं आता है। अभी रात में बेंजामिन का ड्राइवर वापस वहाँ पे फिर से आता है और लीसा को वहाँ पे देखकर कार के अंदर ही छुप जाता है और वो वेट करता रहता है कि कब वो जाएगी तब
वो जाए उस दुकान के पास। उधर निशा भी देख लेती है कि बेंजामिन का ड्राइवर आया हुआ है और मुझसे छुप रहा है वो। फिर काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे से छुपते हैं और अचानक से बेंजामिन का ड्राइवर टॉप गियर में लेके सीधे शैन की दुकान के अंदर घुस जाता है और निशा तो वहाँ पे थोड़ा दूर में होती है, तो लेकिन वो घटना को देख लेती है और दीवार तोड़ने से वो दुकान के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे कोई ड्राइव ढूंढ रहा रहता है और ड्राइव एक फ्रिज के अंदर रखा रहता है। और वो ड्राइव 2-3 हार्ड डिस्क ढूँढता है और उसको एक बैग में डालकर निकल ही रहा होता है कि तब तक वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले को उसको पकड़ लेते हैं। तो वो डर के मारे वो ड्राइव पुलिस के हाथ ना लग जाए, दूर कहीं फेंक देता है रोड के ऊपर और पुलिस को बोलता है कि मेरा ना ब्रेक फेल हो गया था, तो बाय एक्सीडेंट मैं इस दीवार के अंदर मैं घुस गया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस लेकिन उसको फिर भी अपने साथ पकड़ के ले जाती है। पुलिस के जाने के बाद निशा उस दुकान के पास आती है और वो चेक करती है कि ड्राइवर कुछ तो यहाँ पे ढूंढ रहा था। तो वो देखती है कि एक बैग है जिसमें डिस्क वगैरह रखे हुए हैं, तो वो उसे उठा के अपने घर ले जाती है। अब दिखाया जाता है कि शैंग अपनी दुकान में आता है और अपनी दुकान की ऐसी हालत देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और तभी वो अपना फ्रिज खोल के देखता है जिसमें डिस्क रखा रहता है और वो वहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो बड़ा शॉक हो जाता है। लेकिन पीछे मुड़ता है तो देखता है बेंजामिन वहाँ बैठा हुआ है। बेंजामिन को बोलता है, ओह तुमने डिस्क चुरा लिया है। तब बेंजामिन उसको बोलता है, अगर मैंने चुरा लिया होता तो तुम्हें लगता है मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता। तब वो उसको पूछता है, शैन मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं जिसमें यूना के कत्ल का पूरा डिटेल है, तुम वो मुझे दे दो। और मुझे ये भी पता है कि घर के पास जो पार्किंग लॉट के पास जो कंट्रोल रूम था वो तुमने ही उसमें आग लगाई है। मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा उसके बदले, लेकिन तुम्हें मुझे वो वीडियो देना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीज़ा और उसकी फ्रेंड हार्ड डिस्क को एक एक करके प्ले करती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ यूना का ही वीडियोस होता है जिसमें जो शैन एज अ फ़ैन रिकॉर्ड करके रखा होता है। हार्ड डिस्क में कत्ल के दिन का पार्किंग लॉट का वीडियो भी होता है, लेकिन उसका कुछ फुटेज नहीं होता है। अब बेंजामिन शैंक को उठा के अपने घर ले आता है, तो शैंक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। और वो शर्तें बताते बताते यूना के बेड पे लेट जाता है और उसकी ड्रेस उठा के सूंघता है और वो बोलता है कि यूना का एक आखिरी एल्बम था जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, वो आप मुझे देंगे, उसे सिर्फ मैं सुनूंगा और आप उसे कभी भी रिलीज़ नहीं करेंगे। बेंजामिन को ये शर्त कुछ भारी नहीं लगती है, वो मंजूर कर लेता है। फिर शैन बोलता है कि मैं यूना का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ, उसके कत्ल करने वाले को मैं ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दूंगा। तो और इतना बोल के वहाँ से वो चला जाता है। अब कोर्ट में केस चलता रहता है, लेकिन कोई भी कहीं फुटेज नहीं होने के कारण कोई प्रूफ नहीं कर पाता है कि मर्डर किसने किया है, लेकिन मीरा तो जेल में ही रहती है। अचानक किसी बीच में बेंजामिन लीज़ा को एक लेटर देख के भेजता है कि मुझे ना थाईलैंड जाना पड़ रहा है, मैं 4-5 दिन में लौट आऊँगा, तुम यहाँ पे केस देख लो। लीज़ा को बेंजामिन पर शक होने लगता है कि यहाँ बेटी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, उसे फांसी भी हो सकती है और इस वक्त उसे थाईलैंड जाना है। थाईलैंड में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम है? और हम देखते हैं कि बेंजामिन काफ़ी दुखी लग रहा रहता है और क्लब्स वगैरह में बैठा रहता है, वहीं बैठ के दारू पीता है और ऐसे ही 4-5 दिन बिता के वापस साउथ कोरिया आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं किम और निशा एक बार में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों की पहले से ही जान पहचान है। तभी किम बोलता है कि तुम बेंजामिन का केस छोड़ दो, वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, पहले भी उसके ऊपर काफ़ी तरह के केस हो चुके हैं, लेकिन वो हर बार जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाएगा। और उसकी बेटी जेल में है और वो बेचारे आदमी को कोई चिंता ही नहीं है, वो बाहर घूमने गया हुआ है। और उसे ये भी बताता है कि उसके ऑफिस में एक बार बेंजामिन मिलने आया था और वो बोल रहा था कि यूना का वीडियो प्ले मत करो कोर्ट में। ये नहीं बताया बोला उसने कि मेरी बेटी को बचा लो, मैं ये करो, वो सब कुछ नहीं है, उसको अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के इंप्रेशन का पड़ा हुआ है। इसी बीच ना किम को के पास शैंक का कॉल आता है और वो बताता है कि पार्किंग लॉट जिस दिन यूना का कत्ल हुआ था उसका फुटेज मेरे पास है। अभी दूसरी तरफ लीज़ा और उसकी फ्रेंड एक हार्ड डिस्क का पता लगाते हैं जिसमें फुटेज होता है कि यूना और बेंजामिन का ड्राइवर दोनों में कोई बहस चल रही है। यहाँ तक कि ड्राइवर ने यूना पे हाथ भी उठा दिया। ये देख के तो निशा चौंकराई जाती है कि ये क्या, कुछ तो नया ही मोड़ हो गया है, ड्राइवर की इतनी हिम्मत, मालकिन पे ही हाथ उठा दिया। अब अगले दिन कोर्ट में बेंजामिन के ड्राइवर से निशा पूछती है कि तुम पार्किंग लॉट में गए थे, क्या कर रहे थे वहाँ पे? तो वो बोलता है कि मैं तो पार्किंग लॉट में तब गया था जब उसका मर्डर हो चुका था, उससे पहले तो मैं गया नहीं था, मैं क्या करने जाऊँगा, जब कार छोड़ने आया था सिर्फ तभी गया था, उसके बाद मैं नहीं गया हूँ। उससे ये भी पूछती है क्या तुम्हारे और यूना के बीच में कुछ गड़बड़ थी या कुछ भी अनबन किसी तरह की भी कुछ थी क्या?
तो वो बोलता है कि मैं उनका नौकर हूँ, मेरे उनके बीच में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तब लीजा उसे बताती है कि तुम यूना को धमका रहे थे और इसका फुटेज हमारे पास है। मीरा ने उस दिन काफ़ी शराब पी रखी थी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मीरा उस दिन गाड़ी चला रही होगी। तो मुझे लग रहा है कि गाड़ी उस दिन तुम ही चला रहे थे और तुमने ही यूना को ठोक कर उस दिन कत्ल किया है। अब ड्राइवर बोलता है, यूना का मर्डर करके मुझे क्या ही मिलने वाला है, मैं क्यों उसका मर्डर करूंगा, आप ये बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। तब निशा बोलती है कि बेंजामिन ने यूना को एक बहुत ही कीमती डायमंड वॉच गिफ्ट की थी जो कि गायब है, तो हो सकता है कि वो तुमने चुराया हो, और जब इसके बारे में यूना को जब पता चल गया हो तो उसने तुम्हें धमकाया होगा कि वो बेंजामिन को बता देगी और तुम्हारी नौकरी ना चले जाए, इस डर से तुमने उसको गाड़ी से ठोक दिया। बताओ कोर्ट को, क्या सच क्या है, यही सच है ना। तो ये सुन के तो ड्राइवर गुस्से से लाल हो जाता है। वो बोलता है, हाँ मैंने ही कत्ल किया है जज साहब, मैंने ही कत्ल किया, अब मुझे ही फांसी दो। तभी किम वहाँ पे उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस देश में हमने पहले भी ऐसे काफ़ी केस देखे हैं जिसमें बड़े बड़े लोग अपने परिवार के किसी कातिल को बचाने के लिए ड्राइवर को ही बलि का बकरा बना देते हैं, और बेंजामिन वही कर रहा है। वो ड्राइवर को पूछता है, बेंजामिन कितने पैसे दे रहा है तुम्हें उसकी बेटी का कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पे लेने के लिए। ड्राइवर भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा था। वैसे असलियत का तो पता तब चलेगा ना जब पार्किंग लॉट का सीसीटीवी फुटेज मिलेगा कि उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था, और कंट्रोल रूम तो जल चुका है, तो अब ये कैसे साबित होगा कि उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था। तब किम बताता है कि मेरे पास यूना का एक ज़बरदस्त फ़ैन है जो उसको स्टॉक करता था, वो हमेशा उसका वीडियोस निकालता रहता था। उसने मुझे फ़ोन किया और उसने बोला है कि आज वो आएगा यहाँ पे और फुटेज प्रेजेंट करेगा जिसमें ड्राइवर गाड़ी चला रहा था या मीरा खुद गाड़ी चला रही थी, वो वीडियो में साफ क्लियर हो जाएगा। इस बीच बेंजामिन परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि वो तो बोल रहा था कि वो मुझे देगा, ये वीडियो वो किम को आके देने जा रहा है। तो वो उसको पूछता है निशा को कि क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है। तो वो बोलती, नहीं मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। फिर बेंजामिन रोकने के लिए, उस गवाह को रोकने के लिए पार्किंग लॉट में जाता है अपने कुछ आदमियों के साथ, और वहाँ पे शैन मिल जाता है उसे। और क्या, शैन पे बेंजामिन बरस पड़ता है कि तुमने तो कहा था वो फुटेज तुम मुझे दोगे और किसी और के हाथ में नहीं लगेगा, अब तुम मोटी रकम देने को मैं तैयार भी हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे धोखा दे रहे हो। शैन बोलता है कि मैं यूना का सच्चा फ़ैन हूँ, पैसे से बिकूंगा नहीं, मैं उसके कातिल को बचने नहीं दूंगा। और वो कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करता रहता है। बेंजामिन और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और बेंजामिन उससे फुटेज छीन लेता है। लेकिन जब ये छीन रहा था तब शैंग ये फुटेज लीशा की ओर फेंक देता है। लीशा उसे पकड़ भी लेती है और बेंजामिन कहता है, ये पेन ड्राइव मुझे दे दो। तब निशा कहती है, हम तो चाहते हैं ना कि मीरा तो बेकसूर साबित हो जाए, तो अगर वो कह रहा है कि मीरा ने मर्डर नहीं किया और फुटेज है इसका, तो हम क्यों नहीं इसको कोर्ट में दे सकते हैं। बेंजामिन उसे कोई जवाब नहीं देता और उससे पेन ड्राइव छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। इतना ही नहीं, शैन के को उस बेंजामिन के आदमी मार मार के भगा देते हैं और वो कोर्ट के अंदर ही नहीं जा पाता। अब शैंक के नहीं आने से कोर्ट में सब लोग जो वेट कर रहे थे कि कोई आएगा यहाँ पे गवाही देगा, तो अब कोई नहीं आता। काफ़ी देर हो जाती है, जज भी बैठे रहते हैं, बाकी लोग भी, जूरी मेंबर भी सब बैठे रहते हैं। अभी गवाह के नहीं आने से जज फैसला करती है कि किसी और दिन अब सुनवाई होगी, किसी और दिन हाँ, तुम लेके आओ गवाह को। तब लीशा, जो कि बहुत ही ईमानदार होती है, वो किम को बता देती है कि कोर्ट के पार्किंग लॉट में अभी क्या क्या हुआ था। किम क्या करता है, पार्किंग लॉट का फुटेज निकालता है और उसे साफ साफ दिख जाता है कि शहन आ रहा था और उसने पेन ड्राइव ऐसे फेंका था और फिर उससे बेंजामिन ने ले लिया और बेंजामिन के आदमी ने उसे मार मार के भगा दिया। अब जज बेंजामिन को पकड़ लेती है और बोलती है, आपके पास है ना पेन ड्राइव, आइए और बताइए क्या है उसमें, दीजिए हम चला के देखना चाहते हैं। अब कोई रास्ता ना पाकर बेंजामिन को ड्राइव उसी वक्त देना पड़ता है क्योंकि वो कोर्ट के अंदर ही बैठा रहता है। और अब फुटेज प्ले किया जाता है जिसमें यूना पार्किंग लॉट में खड़ी दिखती है। तब हम देखते हैं कि गाड़ी आती है, उसे टक्कर मारती है और दीवार की तरफ वो उड़ के गिर जाती है, लेकिन उसका सर कील में नहीं लगा होता है और ना ही वो उस वक्त मरी होती है। तब भी बस जस्ट गिरी होती है, ज़रा सी हल्की सी चोट आई होती है। तभी जो ड्राइवर सीट पे एक आदमी उतरता है और वो कोई और नहीं, बेंजामिन खुद होता है। जानबूझ के वो कील के ऊपर उसका सर पटक देता है और तभी हम देखते हैं पैसेंजर सीट पे एक लड़की उतरती है, वो मीरा होती है। तब बेंजामिन चिल्लाता है, चुपचाप अंदर बैठ जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। और साफ जाहिर होता है कि उस दिन रात को ड्राइव बेंजामिन ही कर रहा था। उसी ने जानबूझकर यूना को गाड़ी से ठोका और फिर उसका कत्ल भी कर दिया है। यह सब देख के तो मीरा को तो सर ही चकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है।
अब इसमें कोई शक नहीं कि बेंजामिन ही कातिल है और उसने ही कत्ल किया है। लोग गेस भी कर लेते हैं कि उस दिन उसने कत्ल क्यों किया रहेगा, क्योंकि उसकी जो रात जो वीडियो में लीक हुई थी, यूना ने, जो किसी और आदमी के से क्लोज हो रही थी, यूना ने ऐसा कहा था कि तुम्हारे पापा इसके बारे में सब कुछ जानते हैं और इसके बाद भी वो मुझसे शादी करेंगे। लेकिन सच तो ये होता है कि यूना ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया रहता है बेंजामिन को। और उसी रात को जब बेंजामिन को ये खबर मिलती है और ये वीडियो वो देखता है, तो वो गुस्से में आके यूना को मार डालता है। और अब बेंजामिन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है, वो सरेंडर हो जाता है। इस तरह से केस ख़त्म हो जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि निशा किम को बधाई देती है कि चलो तुम केस जीत गए, बेंजामिन के पीछे तुम हमेशा पड़े रहते थे और अब देखो बेंजामिन जेल के अंदर है। बिन बोलता है मैं कहाँ जीता, केस तो तुम जीती। तुमने केस लिया था कि मीरा मर्डर नहीं है, तो मीरा मर्डर नहीं है, तुम सच्ची लॉयर हो। फिर एक दिन हम देखते हैं कि बेंजामिन का आदमी निशा के घर पे आता है और कहता है कि बेंजामिन सर चाहते हैं कि आप उनका केस लड़े। ये कहकर कुछ फाइल्स वहाँ पे रख के चला जाता है। निशा उन फाइल्स को उठा लेती है और अगले दिन बेंजामिन से मिलने जाती है और वो कहती है कि यूना के केस में आपने मुझे सब झूठ बोला, इसके बावजूद मैंने सच का पता लगा लिया और अब आप जेल में हैं। आपने मुझे एज अ लॉयर सेलेक्ट ही क्यों किया था? तो बेंजामिन इस पर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसे थैंक यू कहता है। दूसरी ओर बेंजामिन का ड्राइवर मीरा को एक फ़्लैट में लेके जाता है और कहता है कि आज से तुम यहीं रहना और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मेरे पास आके मांग लेना, मैं तुम्हें कुछ मुझसे कुछ पैसे वैसे दूंगा और तुम्हें अब खुद यहाँ रह के अपना खाना पकाना पड़ेगा, अपना सारा काम भी खुद करना पड़ेगा। खर्चे के लिए तो पैसे मैं भिजवा ही दूंगा, कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बताते रहना। तब मीरा बोलती है कि क्या पापा ने क्या यूना का कत्ल किया था? तो ड्राइवर चौंक कर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तब मीरा कहती है इसलिए क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो पैसेंजर सीट से जो लड़की उतरी थी ना, वो मैं नहीं थी। तो प्लीज़ मुझे बताओ कि सच में क्या हुआ था। मैं नशे में उस दिन थी, लेकिन जो लड़की का वीडियो जो दिखाया गया है वो तो बिल्कुल भी नहीं थी। तब ड्राइवर उसे एक फ़ोन पकड़ा के चला जाता है। मीरा कुछ समझ नहीं आता तो वो लीजा के पास आती है और फिर दोनों मिल के वो फ़ोन ऑन करके देखते हैं। फ़ोन में सिर्फ एक फ़ोटो होती है जो किसी गोडाउन की होती है। फ़ोटो का पता नहीं होता कि लोकेशन क्या है, लेकिन जैसे तैसे वो लोग डेटा से निकालते हैं कि लोकेशन क्या है इस गोडाउन की, तो उन्हें पता चलता है कि ये तो थाईलैंड में है। तब मीरा और निशा थाईलैंड जाती है और उन्हें वो गोडाउन मिल भी जाता है जिस पे ताला लगा हुआ था। अब ड्राइवर ने मीरा को जो फ़ोन दिया था ना, उसके पीछे एक चाबी भी होती है जिससे वो ताला खुल जाता है। दोनों अंदर जाती है। ये बहुत बड़ी जगह होती है और अचानक से मीरा इतना फूट फूट के रोने लगती है। अलीशा उसे अपने गले लगा लेती है और दोनों ही बहुत ही शॉकिंग हो जाती है। और फिर वो बोलती है कि हमें तुम्हारे पापा से जाकर मिलना चाहिए और दोनों वापस साउथ कोरिया आ जाती हैं और बेंजामिन से मिलने जेल जाती हैं। तो वो मीरा से ही बेंजामिन मिलता है और दोनों के बीच में एक शीशे की दीवार होती है। मीरा रोते हुए पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया पापा? पापा कहते हैं कि बेटी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत कीमती चीज़ें हैं, लेकिन मेरी लाइफ में तुमसे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। तुम्हें बचाने की खातिर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मीरा ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो बोलती है पापा आप प्लीज़ मुझे छोड़ के ऐसे मत जाओ। तो मीरा और भी रोने लग जाती है। बेंजामिन उठ जाता है और कहता है कि रोना बंद करो मीरा, मैं तुम्हें कभी भी रोना नहीं देखना चाहता, तुम हमेशा खुश रहो, इसके लिए मैंने ये सब किया है। अब तुम मुझसे कभी कभी आकर यहाँ पे मिल लिया करना, वैसे साल भर से तुमने मुझसे हाय हेलो भी नहीं किया था। ये कहकर बेंजामिन वहाँ से चला जाता है। और अब हमें ट्विस्ट के बारे में पता चलता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि असल में हुआ क्या था। शैंग ने बेंजामिन को जो असली फुटेज दिया था वो मीरा शराब के नशे में पार्किंग लॉट में निकली और यूना को ठोक दिया, जिसकी वजह से यूना की मौत हो गई थी। ये असली फुटेज था। और उस दिन कोर्ट में यही वीडियो शांग से छीन लिया था बेंजामिन ने। वैसे तो ये केस एक्सीडेंट ही था, ड्रंक एंड ड्राइव का। तो जो बेंजामिन देखता है और काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि कैसे उसकी बेटी को बचाया जाए। वो अपनी बेटी को जेल जाते नहीं देख सकता था, वो उसकी उम्र ही अभी क्या थी। तो वो मास्टर प्लान बनाता है। किसी बड़े लॉयर को हायर करने के बजाय लिसा, जो कि बहुत ही ईमानदार होती है, उसको केस में हायर करता है और वो समझ जाता है कि चाहे कुछ भी हो ये ईमानदारी से केस की जांच करेगी और जो सच होगा उसको ही सामने लेके आएगी। बेंजामिन उसको पूरी छूट देता है कि केस में कैसे प्रोसीड करना है और ताकि नॉर्मल लगे, और लीसा को भी उसके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो नॉर्मल अपना इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि कब क्या हुआ रहेगा और बेंजामिन अपना प्लान अलग चलाता रहता है। अगर ये फुटेज
ऑनलाइन चल जाती कोर्ट में, तो मीरा का तो जेल जाना पक्का था। तो इसीलिए बेंजामिन ने प्लान बनाया कि सुनवाई के दौरान बीच में, आपको याद है बेंजामिन 5 दिन के लिए थाईलैंड गया था। असली ट्विस्ट तो थाईलैंड में ही रेडी हो रहा था। बेंजामिन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो थाईलैंड का बहुत बड़ा गोडाउन को रेंट पे लेता है और वो अपने घर के पार्किंग लॉट जैसा ही एक पार्किंग लॉट का सेट तैयार करता है और गाड़ियाँ भी बहुत सारी मंगाता है। जो जो गाड़ियाँ वहाँ उसके पार्किंग लॉट में खड़ी थी वैसे ही यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी करवा देता है। इतना ही नहीं, कैमरे का एंगल सब कुछ वैसे ही सेट करता है। और उसने मीरा और यूना जैसी दिखने वाली 2 लड़कियों को भी हायर किया था। जो ओरिजिनली पार्किंग लॉट में हुआ एक्सीडेंट था उसकी तरह ही बिल्कुल ऐसा फेक एक्सीडेंट वो लोग पिक्चराइज करते हैं, क्योंकि बेंजामिन खुद को कातिल बताना चाहता था, इसलिए वो एक्सीडेंट को अपने कत्ल के रूप में दिखाता है कि ड्राइविंग सीट पे वो उतरा, उस औरत का सर दीवार पे कील पे मारा, जिससे उसकी एक्टिंग मतलब मर्डर हो गया। तो इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है वो। और इसके बाद वैसा फुटेज भी तैयार हो जाता है। अगर इसको डायरेक्टली कोर्ट में सबमिट करता तो लोग सोचते कि नहीं कुछ तो इसमें है, और लोगों को शक होता है ये फुटेज फेक है, और वही फुटेज को और ज़्यादा खंगालते। इसीलिए ये सब बेंजामिन का प्लान था। और लीसा को भी मतलब थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करने के इरादे उसने वो भी फुटेज क्रिएट किया था जिसमें ड्राइवर और ऊना के बीच में लड़ाई हो रही थी और उसने उसको थप्पड़ मारा था। फिर बेंजामिन के प्लान के मुताबिक शैंग कोर्ट आया, उसने बेंजामिन के साथ लड़ाई की, और मतलब बिल्कुल नेचुरल ऐसे लगना चाहिए था वैसा। और पेन ड्राइव को लीसा के सामने फेंकता है और लीसा वो पेन ड्राइव बाद में बेंजामिन को देती है। बेंजामिन वो लेके पार्किंग लॉट से फुटेज लेके चला जाता है। उसे पता होता है कि कोर्ट के पार्किंग लॉट में भी कैमरा है और यहाँ पे भी फुटेज रेडी हो रहा है। और इस मास्टर प्लान से वो अपनी बेटी को बचाने में सफल हो जाता है और उसके किए हुए गलती से एक्सीडेंट को अपने ऊपर मर्डर की तरह ले लेता है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद मीरा का तो दुख बर्दाश्त ही नहीं होता, वो बेचारी बहुत रोती है। लीसा एक ईमानदार लॉयर थी। अब वो जानती है कि बेंजामिन कातिल नहीं था, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने ये सब कुछ प्लान किया। अब वो दुनिया से ये बात छुपा के रखने का फैसला करती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।